कुछ ऐसे यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा है वो फ्रेज प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है एज स्टेटेड बाय। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है एज स्टेटेड बाय कि जैसा कहा गया है के अनुसार। इसको हिंदी में हम बोलेंगे के अनुसार, किसी भी चीज के अनुसार ये काम किया गया। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म और कंडीशन के अनुसार, यानी कि जैसी भी टर्म और कंडीशन को स्टेट किया गया था यानी कि कहा गया था उसी को देखते हुए ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days, कि उसको ये काम 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू देखो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है के अनुसार, यानी कि टर्म और कंडीशन में जो भी बोला गया उसको ही फॉलो करते हुए उसको ये काम 2 दिन में खत्म करना पड़ेगा, यानी कि टर्म और कंडीशन के अनुसार। तो कहीं पर भी आपको अगर इस तरह का सेंस दिख रहा है कि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, या फिर आप देख सकते हो आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, कि मैंने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सेंटेंस की आई एक्टेड, मैंने काम किया अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि के अनुसार, जैसे आपने बोला था उसके अनुसार ही मैंने काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया के अनुसार, और इसको हम सेंटेंस में पहले भी रख सकते हैं। इसकी जो सिचुएशन होगी यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी सेंटेंस के अंदर वो पहले भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू का मीनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है एग्रीएबली टू। एग्रीएबली टू का मतलब होता है विलिंग, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहमति से। सहमति से यानी कि विलिंगली, सहमति से या फिर इच्छा से, इच्छा से। तो यहाँ पर हम एग्रीएबली टू को एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि एग्रीएबली टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी, उसके जो रूल्स थे, उसकी सहमति से वी विल पे, हम क्या करेंगे, हम पे करेंगे यू यानी कि आपको ₹2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपीज हम पे करेंगे। बट किससे, एग्रीएबली टू यानी कि सहमति से। किसकी सहमति, जो एग्रीमेंट पे टर्म्स रखी हुई है, टर्म्स जो लिखी हुई है उसकी सहमति से, यानी उसमें जो लिखा हुआ है उसकी इच्छा से। तो एग्रीएबली टू मतलब होता है इच्छा से, सहमति से। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय फोर्स ऑफ। तो इसको हिंदी में बोलते हैं के सहारे से। के सहारे से यानी कि किसी के सहारे से या किसी भी काम के सहारे से। तो हम बोलते हैं इसको बाय डिंट ऑफ या बाय फोर्स ऑफ। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास किया बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क के सहारे से। किसके सहारे से, हार्ड वर्क के सहारे से। तो जहां पर भी आपको बाय डिंट ऑफ देखने के लिए मिले या फिर आपको वहां पे लिखना हो बाय डिंट ऑफ, तो हम उसको मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि के सहारे से, किसी भी चीज के सहारे से, किसी भी काम के सहारे से। जब दूसरा काम किया जाए तब हम यूज करते हैं बाय डिंट ऑफ का, या फिर बाय फोर्स ऑफ। अब ये देखो, ये भी एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, बाय फोर्स ऑफ, के सहारे से। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है थ्रू द यूज ऑफ, किसी के माध्यम से। बाय मीन्स ऑफ मतलब किसी के माध्यम से, किसी के नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे के माध्यम से, के माध्यम से। तो मीन्स मतलब होता है माध्यम। अभी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय मीन्स ऑफ शार्प प्रैक्टिस, यानी कि उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज की हैं जिसकी वजह से, यानी कि कुछ ट्रिक्स यानी शार्प प्रैक्टिस की वजह से, शार्प प्रैक्टिस के माध्यम से ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी, कि उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ही अमेज्ड। अमेज्ड मतलब होता है, अमेज्ड का मतलब होता है जमा करना, जमा करना या इकट्ठा करना। तो यहाँ पे ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी, उसने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया के माध्यम से। किस चीज के माध्यम से, शार्प प्रैक्टिस, यानी कि कुछ तरीके अपनाकर, शार्प तरीके अपनाकर, शार्प तरीकों के माध्यम से उसने अ लॉट ऑफ मनी इकट्ठा कर लिया। तो बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से। आपको क्लियर हो गया होगा, थ्रू द यूज ऑफ, यानी कि उसका शार्प जो प्रैक्टिस थी उसको यूज करके, थ्रू द यूज ऑफ, शार्प जो प्रैक्टिस उसने की थी उसके थ्रू, यानी कि उनको यूज करके, उनके माध्यम से उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ, तो बाय वर्च्यू ऑफ का मीनिंग होता है बाय द अथॉरिटी ऑफ। बाय द अथॉरिटी ऑफ, इसका मीनिंग देख लेते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब है के आधार पर, के आधार पर। तो यहाँ पे जो हमारी ये प्रेपोजिशन है बाय वर्च्यू ऑफ, उसका मीनिंग होता है के आधार पर। तो द जज कैन पास द ऑर्डर, कि जो जज है वो ऑर्डर पास कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर, यानी कि उसकी पावर के आधार पर। उसकी पावर के आधार पर जज क्या कर सकता है, ऑर्डर को पास कर सकता है। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ मतलब बाय द अथॉरिटी ऑफ, इसका मीनिंग होता है बाय द अथॉरिटी ऑफ। तो हिंदी में इसको बोलते हैं के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है की खातिर, की खातिर यानी किसी की खातिर या किसी के लिए, यानी कि हम इसको इंडिकेट करते हैं पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, पर्पस के लिए फॉर द सेक ऑफ का यूज किया जाता है। तो सेव प्लांट्स, प्लांट्स को सेव करना है एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों की खातिर प्लांट्स को सेव करना चाहिए। तो फॉर द सेक ऑफ पूरा एक ही वर्ड है ये, फॉर द सेक ऑफ एक ही प्रेपोजिशन है ये, इसका मीनिंग होता है की खातिर। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि के लिए या की खातिर कहीं पर भी आपको इंडिकेट हो रहा है, यानी कि पर्पस इंडिकेट हो रहा है कोई भी, तो वहां पे हम फॉर द सेक ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मीनिंग होता है इंग्लिश में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी कि की तरफ से, की तरफ से। तो यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, ही केम टू रिसीव, कि वे रिसीव करने के लिए आया अवार्ड को ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की तरफ से, यानी कि जो अवार्ड था उसके भाई को मिलने वाला था, बट उसका भाई नहीं आ पाया तो उसने अपने भाई की तरफ से अवार्ड को रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा की ओर से, यानी कि भाई की ओर से वो अपना वो अवार्ड रिसीव करने के लिए आया। नेक्स्ट देख लेते हैं इन फेवर ऑफ। टू द बेनिफिट ऑफ, इन फेवर ऑफ यानी कि के पक्ष में, किसी के भी पक्ष में जब कोई काम करना हो, किसी के भी पक्ष में कोई बात करनी हो, किसी के भी लाभ में, यानी कि किसी के भी बेनिफिट के लिए, तो हम यूज करेंगे इन फेवर ऑफ का। ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, कि उसने वोट किया किसके पक्ष में, अपने फ्रेंड के फेवर में। इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड यानी कि अपने फ्रेंड के फेवर में, के पक्ष में उसने वोट किया। क्लियर हो गया आपको कि फ्रेंड को बेनिफिट होना था, इसलिए उसने वोट दिया अपने फ्रेंड को, यानी कि फ्रेंड के पक्ष में वोट दिया उसने। इन ऑर्डर टू, तो ये प्रेपोजिशन है हमारी इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, यानी कि किसी भी पर्पस के लिए। इन ऑर्डर टू वी वेकेटेड द प्रीमाइसेस इन द ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी वेकेटेड मतलब खाली कर दिया, प्रीमाइसिस मतलब कोई भी जगह है, प्रीमाइसिस हमारा हमने प्रीमाइसिस को खाली कर दिया इन ऑर्डर टू, किसके लिए, अवॉइड लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा। तो मुकदमे को अवॉइड करते हुए, मुकदमे को अवॉइड करने के लिए हमने प्रीमाइसिस को वैकेट कर दिया, यानी कि जो वहां का एरिया था, प्रीमाइस था, उसको हमने खाली कर दिया। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ। पर्पस क्या है, लिटिगेशन को अवॉइड करना, तो इसके लिए आएगा हमारा यहाँ पे के लिए। इन ऑर्डर टू यानी कि मीन्स के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि के कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से, बाय रीजन ऑफ। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी हैज सफर्ड हैवी लॉस, यानी कि उसके नेग्लिजेंस के कारण। नेग्लिजेंस मतलब होता है कि जब हम अनदेखी करें, तो उसकी अनदेखी के कारण, उसकी अनदेखी के कारण से। ऑन अकाउंट मतलब के कारण से, उसकी अनदेखी के कारण से द कंपनी हैज सफर्ड हैवी लॉस, कंपनी को काफी सफर करना पड़ा। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण से, के कारण से, यानी कि नेग्लिजेंस मतलब अनदेखी, यानी लापरवाही भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि उसकी लापरवाही के कारण से कंपनी को काफी सफर करना पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यू टू मतलब के कारण से, इसका मीनिंग भी के कारण से है। ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, कि हैवी रेन की वजह से मैं नहीं आ सका। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा है कि हैवी रेन के कारण मैं नहीं आ सका। तो ड्यू टू हैवी रेन जो है हमारा, यहाँ पे ड्यू टू वर्ड जो है वो सेंटेंस में पहले दिख रहा है।
जो कि रोंग है। यहाँ पे हमें ड्यू टू नहीं लगाना है, यहाँ पे हम लिखना है ऑनिंग टू हैवी रेन, कि हैवी रेन के कारण मैं नहीं आ सका। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ऑनिंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, कि हैवी रेन की वजह से मैं नहीं आ सका। यहाँ पर हम ड्यू टू नहीं लगाएंगे बिकॉज कोई भी सेंटेंस ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता है। ड्यू टू को हम बीच में यूज करते हैं, सेंटेंस के शुरू में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें इसको लिखना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कुड नॉट कम, कि मैं नहीं आ सका हैवी बारिश की वजह से। आई कुड नॉट कम ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन। तो हम सेंटेंस को ऐसे तो लिख सकते हैं कि भारी वर्षा की वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन अगर हमें सेंटेंस के शुरू में ड्यू टू दिख रहा है तो वो हमारा रॉन्ग होगा। उसकी जगह पर हमें ऑनिंग टू लगाना पड़ेगा, ऑनिंग टू हैवी रेन। सेंटेंस के बीच में हम ड्यू टू लगा सकते हैं और सेंटेंस के जो शुरू में हम ऑनिंग टू लगाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया क्या? ऑनिंग टू को हम बीच में नहीं लगाएंगे, हम वहां पर ड्यू टू का यूज करेंगे जब भी हमें के कारण से अगर कहीं पर दिख रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विद रेफरेंस टू। विद रेफरेंस यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। विद रेफरेंस का मतलब होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यानी कि के संदर्भ में, के संदर्भ में। तो यानी कि किसी भी चीज के रेफरेंस में, रेफरेंस वर्ड आपको पता होगा, किसी भी चीज के रेफरेंस में या कॉन्टेक्स्ट में। तो जब भी हमें ये वर्ड दिखाई दे तो हम रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो देखो आप सेंटेंस विद रेफरेंस टू योर लेटर, कि आपके लेटर के रेफरेंस में, यानी कि उसके लेटर का रेफरेंस मिला उसको। तो 27 जुलाई 2021 को आई हियर बाय सबमिट माई रिप्लाई। तो यानी कि मैंने अपने रिप्लाई को सबमिट कर दिया था आपके लेटर के रेफरेंस में। तो रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आपके लेटर के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे हम किस पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, कि कोई भी अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको किसी का रेफरेंस चाहिए होता है। तो आप उसका लेटर लेके गए तो आपको उस लेटर के रेफरेंस में जॉब मिल जाती है। तो यानी कि उस लेटर की वजह से, उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये आप देख चुके हैं कि हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रीपोजिशन करी हैं, उनके रूल्स को पढ़ा है। काफी सारे हमने फ्रेजल प्रीपोजिशन भी देखी हैं यहाँ पर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इनको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। वैसे तो हम एक्चुअली में देखेंगे जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ड होते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन होती है, हम इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, बट बीच में भी रख सकते हैं और स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमें इनको कैसे यूज करने हैं, कहाँ पर यूज करना है। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।